आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो ठंडा प्रदेश होता है, जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए लोग नमक डालते हैं सड़कों पे, और कुछ देर में वो नमक से बर्फ पिघल जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि नमक डालने से बर्फ क्यों पिघलना स्टार्ट हो गया? या फिर जो आइसक्रीम वाला होता है, वो आइसक्रीम वाला क्या करता है कि बर्फ के साथ साथ वो नमक को डाल देता है। बर्फ के साथ वो नमक को डालता है, जिससे उसका आइसक्रीम ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है या जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या आपने ये चीज़ को कभी गौर किया कि आखिर बिना नमक का भी तो वो आइसक्रीम को ठंडा कर सकता था बर्फ की मदद से, पर फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? तो इन सारे सवाल का जवाब आज आपको मेरे क्लास में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इन सारे क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले आप इसका एक मतलब समझो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। किसी भी नया टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उस वर्ड को समझेंगे, उस टॉपिक को समझेंगे कि यह टॉपिक हमसे कहना क्या चाह रहा है। देखो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है घटना। ठीक है, कोई भी चीज जो घट रहा होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या? उसका फ्रीज करने का जो टेम्परेचर होता है उसको घटना कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज को गौर करना, क्लास 9th में आपने फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ डेफिनेशन पढ़ा था। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन वहां पर क्या पढ़ा था कि वैसा टेम्परेचर जिसपे कोई वस्तु जो है वो जमना स्टार्ट कर जाए, फ्रीज करना स्टार्ट कर जाए, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्लास 9th के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बहुत अच्छा था। क्लास 9th में आप ये डेफिनेशन को सुनाते थे तो हो सकता था कि आपको शाबाशी मिलता होगा, पर क्लास 12th में जब आप इस टॉपिक पे आओगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9th वाला फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन को लिखना मना रहेगा। आपको यहाँ पर क्लास 9th वाला डेफिनेशन लिखोगे तो आपको वो अधूरा माना जाएगा। तो फिर बात आया कि सर फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बता रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure the vapor pressure of the liquid becomes equal to its frozen form। फ्रोजन फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया? उसका सॉलिड वाला फॉर्म या सॉलिड स्टेट, solid form, and it transforms into solid is called freezing point। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया? वह टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो उसके फ्रोजन फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, जिससे वह सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, उसको हम लोग जो है फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब क्या? जिस भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है उसी वेपर फॉर्म पे आ जाए, उसी वेपर प्रेशर पे आ जाए, जहां पर कोई वस्तु उसका जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग जो है फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छा से हमें ये समझ में आएगा। मान लेते हैं कि क्या, ये मेरा कोई एक ग्राफ है जहां पर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक, हम मान लेते हैं क्या, ये एक वैसा कर्व है जहां पर किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है और किसी भी वस्तु का जो वेपर प्रेशर है, अगर यहां तक वो आएगा तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या कि हम कोई एक प्योर सॉल्वेंट को ले लेते हैं। कोई मेरा प्योर सॉल्वेंट ए है। ठीक, ये जो प्योर सॉल्वेंट ए है, ये सॉल्वेंट का हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कम करते चले जा रहे हैं। तो अगर हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका सीधा सा बात है कि वेपर प्रेशर भी लगातार कम होते चला जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा कि इसका जो वेपर प्रेशर है लगातार कम होते चला जाएगा। कम होते 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 उस स्टेज तक आएगा
जब इसका वेपर प्रेशर जो है इसके सॉलिड के बराबर नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि यहाँ पर अगर किसी वस्तु का वेपर प्रेशर आ जाए तो वो जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये क्या था मेरा, तो ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट। इसको हम ठंडा किए, ये अपना टेम्परेचर तक आया, इस टेम्परेचर पे आकर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हम एक काम करते हैं, इसका हम टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो टेम्परेचर है जो कि प्योर लिक्विड है, तो इसको हम लोग जो है T0 ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करें कि हम इसका जो है इसमें हम कोई एक सॉल्यूट को मिलाते हैं, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लेना होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिए, सॉल्वेंट पहले से था, सॉल्यूट भी ले लिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के क्या बना लिया, सॉल्यूशन। ये जैसे सॉल्यूशन मेरा बना, तो सॉल्यूशन बनने से क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। रिलेटिव लर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर मान करके चलते हैं, डिक्रीज करके कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक, अब फिर से इसका टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ये कब तक है, इसका टेम्परेचर कम करने से इसका वेपर प्रेशर भी कम होते चला जाएगा। कब तक इसका वेपर प्रेशर कम होगा, जब तक ये इसका सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाए। ठीक है, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, इसका वेपर प्रेशर कम होना बंद हो जाएगा और लिक्विड जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ वाले पॉइंट पे आया, लिक्विड जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग मान करके चलते हैं, ये जो मेरा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को हम लोग TF मान करके चलते हैं। अब गौर करो, ये मेरा हो गया क्या, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। आप गौर करो, जब हम प्योर सॉल्वेंट लिए थे तो प्योर सॉल्वेंट का जो मेरा टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर है मेरा, नीचे हो गया थोड़ा सा, इसको ऊपर कर देते हैं। ये जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर था, ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक, इधर आप जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, ज्यादा था। पर जैसे हमने क्या किया, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या होगा कि अब जो इसका टेम्परेचर है, फ्रीज होने का जो टेम्परेचर है, ये फ्रीज होने वाला टेम्परेचर जो है वो और घट गया। पहले अगर हम मान करके चलते हैं क्या कि यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 2 था तो घट करके यहाँ पर आ गया उसका वैल्यू 1। पहले जो 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद वो 2 की जगह 1 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होने लगा। तो आखिर जो ये चेंज आया, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आ रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट में, इसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से, यानी कि डेल्टा TF के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज जो है हम अपने प्रीवियस एग्जांपल जो आपको क्लास के स्टार्ट में बताए थे उसमें करते हैं। ठीक है, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका सारे टर्म को अच्छा से हम लोग समझ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो मेरा वेयर डेल्टा TF जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो मेरा TF0 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे नॉट वाला टर्म आ गया, प्योर लगा लेना। TF जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमेशा याद रखना, ये जो डेल्टा TF होता है, ये बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाते हैं। तो बड़ा वाला क्या चाहिए मेरा, बड़ा वाला है TF0, छोटा वाला क्या है मेरा TF। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये उल्टा था, इसमें TF माइनस TF, उसमें जो है हम लोग बड़ा वाला इसको मानते थे, छोटा वाला इसको मानते थे, जो कि ग्राफ में वैसा है था। इसमें देखो जस्ट उल्टा है। तो हमेशा जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो दिमाग में इस चीज को बैठा लेना कि सर जो वैल्यू बड़ा होता है, बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाते हैं। तो बड़ा वाला किसका टेम्परेचर था, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बड़ा था। छोटा वाला किसका था, सॉल्यूशन का छोटा था। तो जो मेरा चेंज आएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला होगा। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग निकालेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो मेरा वेपर प्रेशर होता है, वो जो मेरा वेपर प्रेशर है, वो मेरा experimentally it was found that it was found that delta TF is directly proportional to m। मतलब जो मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है
वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे वहां पर भी हम देखे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस फ्रीजिंग पॉइंट है तो टीएफ यूज किया, बॉइलिंग पॉइंट था तो टीवी यूज कर रहे थे। ठीक है, इतना ही अंतर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग केएफ से ले लेते हैं इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB बाई MB गुना 1000 बाई WA। याद रखना ये जो WA है ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मोलालिटी का फॉर्मूला, जहां पर जो आपका KF है इस KF को जो हम लोग बोलते हैं, देखो ये आपका चूंकि डिप्रेशन पे बात कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसी का एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दो नाम होता है, दोनों को याद रखना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें भी याद रखना कि ये जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है केवल और केवल सॉल्वेंट के लिए होता है। सॉल्यूट पे मत लेकर के चले जाना, क्योंकि सॉल्यूट के लिए मेरा सीधा सा बात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिंदा है। जो भी हमको यहाँ पर KF और के भी होता है केवल और केवल सॉल्वेंट पे ही वो होता है। ठीक है, बात आएगी सर अगर हम इसका डेफिनेशन तैयार करें कि मेरा डेफिनेशन ऑफ KF क्या होगा, तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ KF तैयार करें तो उसके लिए फिर से वही 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट क्या था, जो भी मेरा टर्म है वो सारा टर्म का वैल्यू को आप 1 कर दो, जिससे आप आसानी से उसका वैल्यू को आराम से निकाल पाओगे। अब क्या था, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकला था, फॉर्मूला था क्या, डेल्टा TF बराबर होता था KF इंटू WB बाई MB गुना 1000 बाई WA। ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर WB बाई MB, जो मेरा WB बाई MB है इसको 1 कर लेते हैं। 1 करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग नंबर ऑफ मोल जो है इसका नंबर ऑफ मोल 1 लेकर के चल रहे हैं। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो इसका जो वेट है हम लोग 1 kg यानी कि 1000 ग्राम मान करके चल रहे हैं। ये हो गया मेरा सॉल्वेंट, और जो नंबर ऑफ मोल होता है वो होता है मेरा सॉल्यूट के लिए, तो ये हो गया सॉल्यूट के लिए। तो बोला जाता है क्या, आप कभी भी 1 मोल सॉल्वेंट को 1 kg कभी भी आप किसी 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है जितना डिक्रीज करता है उसी को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो उसका टेम्परेचर जितना डिक्रीज करता है, डिप्रेस करता है, उसी को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF के ये बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसको इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो क्या आ जाएगा, द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solute when 1 mole of non-volatile solute, the freezing point of solvent हो जाएगा, यहाँ गलती से solute लिखती है, the freezing point of solvent when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg solvent is called its molar depression constant। ठीक है, अब अगर वही चीज हो गया, 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डालने पे जितना उसका डिक्रीज करता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब बात है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ KF पे आ जाओ कि सर यूनिट ऑफ KF क्या होगा। देखो हमको क्या पता कि जो मेरे पास जो डेल्टा TF था वो क्या था, KF इंटू मोलालिटी, ये मेरे पास था फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम KF निकालने के लिए जाए तो KF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बाई मोलालिटी। डेल्टा TF का मतलब क्या हो गया, इसका यूनिट होता है आपका केल्विन, और अगर मोलालिटी का बात करें तो इसका क्या होता है, मोल
पर केजी, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर आप इसका यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका केएफ होता है यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, उसका यूनिट होता है केल्विन केसी पर मोल, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या बात किए थे कि ये जो आपका केएफ का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। तो चूंकि ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, तो इसका जो है कुछ का वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा कि किस सॉल्वेंट का वैल्यू कितना होता है। कुछ का क्या आपको गिन करके सिर्फ केवल और केवल वाटर का वैल्यू को याद कर लेना। आप जैसे वाटर का वैल्यू को आप याद कर लोगे, आपको ऑटोमेटिक सा बात है पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि एक टेबल बना देते हैं जहां पर इसका वैल्यू अलग अलग लिखा हुआ रहेगा। एक साइड लिख लेते हैं क्या, ये हो गया मेरे पास सर सॉल्वेंट, और ये हो गया मेरे पास सर उसका केएफ का वैल्यू जो है आपका केल्विन केजी पर मोल में, ठीक है। अब जैसा अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1.86, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम वाटर के जगह पर अगर हम बेंजीन ले लें तो अगर हम यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है कितना 5.12। बेंजीन की जगह हम ले लेते हैं डाईइथाइल ईथर, तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1.79। उसके बाद अगर हम चेक करें तो साइक्लोहेक्सेन, अगर हम इसका वैल्यू चेक करें तो ये साइक्लोहेक्सेन का जो वैल्यू होता है ये होता है 20। अगर हम कैम्फर का ले लें तो ये जो कैम्फर है इसका कैम्फर का वैल्यू होता है कितना, तो ये होता है 40। बात है सर क्या हमको हर एक का वैल्यू को याद करना पड़ेगा, कभी नहीं। आपको हर एक का वैल्यू को कभी याद नहीं करना, आपको याद किसका रखना पड़ेगा, हमेशा और हमेशा वाटर का याद रख लेना, क्योंकि वाटर का बहुत बार वैल्यू देता भी है सीबीएसई और वाटर का बहुत बार वैल्यू नहीं भी देता। तो अगर नहीं देगा तो आप यहाँ पर याद रहेगा कि सर वैल्यू 1.86 होता। जैसे वहां पे केएफ का वैल्यू हम लोग याद किए थे, सॉरी केबी का वैल्यू याद किए थे वहां पर 0.52, तो यहाँ पर एक वैल्यू याद रख लेना केएफ में 1.86। इसके अलावा और ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ये बच्चा बोलेंगे सर हम लोग ये जो वैल्यू है ये सारा का सारा वैल्यू हम लोग लाए कहाँ से थे, तो उसको भी बता देते कि ये जो आप वैल्यू जो निकाल रहे हो तो ये वैल्यू हम किस फॉर्मूला से लाए, ठीक है। जैसे वहां पर हम निकालने का तरीका समझा दिए थे कि केबी का वैल्यू कहां से आया था, सेम वही प्रोसेस का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम जो है केएफ का भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका जो ये केएफ है वो किस किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पहला जो केएफ है वो निकालते हैं लोग किससे, RT0F का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, वहां पर लेते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां पर लेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अगर हम और एक टर्म का बात करें तो यहाँ पर अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का अगर आपको वैल्यू दे देगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, RT0F का स्क्वायर बाय 1000। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या चाहिए होता, तो ये होता आपका डेल्टा फ्यूजन H, मतलब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और ये नीचे होता है डिवाइड में आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का, ये डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा Ma, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक टर्म का मतलब देते हैं, केएफ का मतलब तो आपको पता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया मेरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर आर के बारे में बात करें तो ये होता है यूनिवर्सल मोलर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल मोलर गैस कांस्टेंट। अगर हम T0F के बारे में बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी जो होता है ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इसी का अगर हम फॉर्मूला अगर हम निकालें तो यही था इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर मान लो कि पानी का अगर आपको निकालना है वैल्यू, तो अगर आपको पानी का वैल्यू निकालना है कि पानी का केस में मेरा वैल्यू क्यों आया 1.52 आया, तो ये पानी का 1.52 ने 1.86 वैल्यू क्यों आया, तो ये पानी का निकालने के लिए चलो ट्राई करते हैं। दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूला में बैठाओ आपका पानी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या कि हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे बैठा करके देखते हैं कि पानी का जो वैल्यू है फर्स्ट वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1.86 कैसे आता है। तो देखो आपको हर एक टर्म का मतलब दिया हो रहेगा, तो हर एक टर्म का मतलब दिया रहेगा। आर का वैल्यू अगर हम बात करें तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर लो,
ये हो गया 2। हम टी नॉट एफ का बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273। अब चूंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखे 273 डिवाइडेड बाय 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डाटा आपको साफ साफ दिया हुआ रहेगा, इसका वैल्यू होता है 80। ठीक है, अब इतना को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो 1.86 अच्छा से आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल में। बहुत बार तो आपको इसका यूनिट ही पूछ लेता है कि केएफ का यूनिट क्या होगा, तो केल्विन केजी पर मोल। अब कोई बोले कि नहीं सर हमको दूसरा वाला फॉर्मूला से बना करके दिखाइए, तो अगर हमको दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बोले थे, वो था R इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन को खाली तोड़े थे तो वेपराइजेशन बाय मोलर मास से तोड़े थे, तो ये क्या हो गया था वेपराइजेशन बाय मोलर मास। अब फिर से हर एक टर्म का मतलब देखो, आर यहाँ पर 8.314 में देगा तो यहाँ पर 8.314 कर दिया, क्योंकि इंथैल्पी आपका जो होता है वो जूल पर केल्विन में देता है, तो जूल में देता है तो इसी वजह से जूल पर केल्विन पर मोल वाला यहाँ पे ले। फिर से वही टेम्परेचर पे बात करें जिसपे आपका कन्वर्ट होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 इंटू 273। मोलर मास अगर हम बात करें पानी का कितना होता है तो 18, क्योंकि H2O मतलब 18 होता है, तो 18 पुट कर दी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H पे बात करें तो सर जो यहाँ डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H जो है तो इसका वैल्यू फिर से देगा, ये होता है क्या 6000, तो 6000 पुट करना, सॉल्व करना 1.86 केल्विन केजी पर मोल यहां से भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपसे बात किया था क्या कि जो भी ठंडा प्रदेश होता है तो ठंडा प्रदेश होता है तो वहां पर क्या किया जाता है कि बर्फ, अगर पूरा का पूरा रास्ता में बर्फ बिछा हुआ है तो पूरा का पूरा रास्ता में अगर बर्फ बिछा हुआ है तो वो बर्फ को जल्दी पिघलाने के लिए वहां पे वो नमक डाल देते हैं। तो नमक क्यों डालते हैं, देखो नमक है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे आप नमक को उसमें डाले बर्फ में तो क्या हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया। पहले जो बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा होता था, तो अब जो बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा था अब वो कम टेम्परेचर पे पिघलेगा, जिससे क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने से बर्फ जल्दी जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए फायदा होगा कि सर अब कम टेम्परेचर में पिघल रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया तो बर्फ फटाफट पिघलते चला जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें आइसक्रीम वाला का, तो वो क्या करता है कि जब भी वो आइसक्रीम जब जमाता है तो आइसक्रीम जब वो जमाता है तो क्या करता है कि बर्फ के साथ साथ वो नमक डाल देता है, नमक डालता है, नमक डालने से क्या होता है कि सर उसका फ्रीजिंग पॉइंट बर्फ का डिक्रीज होता है, जिससे बर्फ जल्दी पिघलता है। बर्फ जल्दी पिघलने से क्या होता है कि जो आपका आइसक्रीम है वो लंबा समय तक ठंडापन उसमें बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास का स्टार्टिंग में जो 2 क्वेश्चन पूछे थे वो दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और आपको हम देते हैं, घर पे एक काम कर लेना, घर पे आप ये चीज करना कि 2 ग्लास लेना। ठीक है, एक ग्लास में खाली पानी रख लेना और जो मेरा दूसरा ग्लास है उसमें पानी के साथ नमक डाल देना, और जिसमें आपका पानी है और जिसमें आपका पानी के साथ नमक है दोनों को ले आकर के फ्रीजर में डाल देना, आइस बॉक्स में डाल देना। आप गौर करके बताना, चेक करके बताना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि कौन सा बर्फ वाला गिलास पहले जमेगा, किसमें बर्फ पहले जमेगा, केवल पानी वाला में पहले जमेगा या फिर जो नमक के साथ पानी डाला हुआ था वो आपका जल्दी जमेगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, पता चल जाएगा कि आप क्लास को कहां तक समझे थे। ठीक है, अब सेम चीज देखो, यही चीज होता है लाइफ में, कभी भी कोई बाहर से आ जाता है तो हम लोग का जो प्रेशर होता है वो आपका डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। तो केमिस्ट्री भी डेली लाइफ का सब्जेक्ट है, बस उसको हम लोग बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि इसका न्यूमेरिकल्स, कितना टाइप का इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। प्यार से फटाफट कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन लेने के बाद इस पे जितना पॉसिबल टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है, पॉसिबल टाइप का इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे हम फटाफट करवा देते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कॉपी पेन रखोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, कॉपी पेन नहीं रखोगे खाली वीडियो देखते जाओगे कुछ समझ में अच्छा से नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH एज्यूम नॉन वोलेटाइल। देखो C2H5OH वोलेटाइल होता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नॉन वोलेटाइल लेने का, तो बेटा नॉन वोलेटाइल ही ले लेना। ठीक है, जब बोल दिया तो नॉन वोलेटाइल लेना, ऐसा होता वोलेटाइल है। ठीक, तो बोला व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH must be dissolved in 1 kg water so that it freezes at -2 degree Celsius if freezing point of water is 0 degree Celsius and KF 1.86 Kelvin kg per mole। बोला क्या आप कितना ग्राम C2H5OH को 1 किलोग्राम पानी में डालोगे
जिससे पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पहले ही बोले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब हमको फ्रीजिंग पॉइंट घटा करके 0 डिग्री सेल्सियस को घटा करके किस में ले जाना है, -2 डिग्री सेल्सियस में। तो -2 डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए कितना ग्राम C2H5OH हमको डालना पड़ेगा, जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घट करके -2 डिग्री सेल्सियस पे चले जाए। ठीक है, तो देखो हम मेरे पास फॉर्मूला क्या है सर, डेल्टा TF बराबर होता है KF गुना WB बाई MB इंटू 1000 बाई WA। ये चीज हमको अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखो डेल्टा TF के बारे में बात करें तो डेल्टा TF का क्या चीज होता है सर, डेल्टा TF मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या दिया हुआ है, पहले बगल में उसको भी लिख लेते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, मतलब कि सर वेट ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मस्ट बी डिसॉल्व इन 1 kg वाटर। वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो 1 kg मतलब हो गया सर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, सो दैट इट फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको ये -2 समझ में आना चाहिए, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है कि सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो देखो प्योर सॉल्वेंट का तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर सॉल्वेंट का, जो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका -2 दिया हुआ है ये फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। और ऐसे भी तो देखो ना, साफ साफ बोला कि C2H5OH को पानी में डाल रहे हो तब फ्रीजिंग पॉइंट घट करके -2 जा रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है ये मेरा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का ही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, इसका KF का वैल्यू दे दिया है, वो KF का जो वैल्यू है, ये KF का जो वैल्यू है मेरे पास 1.86 दिया हुआ है। भले ही बोले बहुत बार देगा बहुत बार नहीं देगा, केल्विन केजी पर मोल में। ठीक है, अब आओ सारा वैल्यू को पुट करते हैं। देखो TF मतलब क्या होता है कि सर बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाना, तो बड़ा वाला क्या था सर प्योर सॉल्वेंट का था, तभी तो डिप्रेशन हुआ सॉल्यूट को डाले। तो उसके बाद KF के बारे में हम बात करें तो ये KF का मतलब क्या होता है सर 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम चलो x मान लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करें तो सर सॉल्यूट मेरा क्या चाहिए, सॉल्यूट है मेरा C2H5OH। तो C2H5OH का अगर हम मोलर मास निकाले तो 12 दूना 24, 24 6 30 और 16 हो गया 46, यानी कि हो जाएगा मेरा 46। तो ये 46 कर दिए 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, तो ये भी होता है 1000। 1000 से 1000 कटा हो गया 1। अच्छा TF डॉट का वैल्यू कितना था 0 माइनस, अब देखो ये माइनस यहाँ का माइनस है और ये -2 है आपका इसका, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो गया क्या 1.86 इंटू एक्स बाई 46। ये जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो सर ये 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सर 186 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू चेक कर लेना 50 ग्राम के आसपास आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 50 ग्राम शराब को 50 ग्राम अल्कोहल को 1 किलो पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका -2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। देखो दारू का कितना फायदा होता है, दारू चाहे तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सकता है। तो कभी घर पे ट्राई करने का कोशिश मत कर लेना कि सर बताए थे 50 ग्राम पानी को 50 ग्राम दारू को पानी में डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो देखो मम्मी जादू 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो रहा है, आपका -2 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हम जादू सीख करके आए हैं, फ्लाइंग चप्पल मिलेगा जोरदार, ध्यान रखना। तो ये सब चीज घर पे नहीं करते हैं। ठीक, चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान दें ताकि आपको पता चल जाए। देखो केमिस्ट्री है मजेदार, बस खाली उसको घर पे करने से थोड़ा सा बचो, घर पे वही एक्सपेरिमेंट को करो जो आपका कोई हानि नहीं पहुंचाए। नहीं तो अगर इज्जत से केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे तो हर जगह ही केमिस्ट्री नजर आएगा, फिर फिजिक्स और मैथ आपको पसंद ही नहीं आएगा अगर इज्जत से केमिस्ट्री पढ़ने पे आ गए तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समय के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी टाइप का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चलेंगे डाटा के साथ ताकि आपका केमिस्ट्री आसान हो। ठीक, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन में। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बताइए। देखो अब यहाँ मोलरिटी के टर्म पे दिया, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे पर वहाँ पे जो था वो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना था, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट निकालना था। तो अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपका दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे नहीं बोलेगा डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सीधा सीधा वो आपको न्यूमेरिकल डालना स्टार्ट करेगा या इसी टाइप का एग्जाम्पल वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालना स्टार्ट करेगा, क्योंकि सीबीएसई कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा। तो रट्टा मारने पे नहीं रहना, सीखने पे रहना, समझने पे रहना, बहुत अच्छा समझ आएगा। देखो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आपको दिया हुआ, ठीक है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता है सर डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इनटू मोलारिटी। अब देखो डेल्टा टीएफ करने का मतलब क्या हो गया,
ये होता है सर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अच्छा टी एफ के बारे में बात करें तो वही एक्वा सॉल्यूशन, तो एक्वा सॉल्यूशन है तो 1.86 होगा, बोले चाहे नहीं बोले आपको पता है, आप प्यार से पुट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोलारिटी के बारे में बात करें तो कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो सर इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक। अब आ जाओ हम अगर पानी के बारे में बात करें तो पानी के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो पानी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर लोगे, माइनस टी एफ तो सर हमको निकालना ही है, क्यों निकालना, चूंकि आपको साफ साफ बोला फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या हो गया कि सर हमको जो है टी एफ नॉट नहीं निकालना, पानी का उसको भी पता है 0 होता है, हमको निकालना सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए टी एफ ले रहे हैं, और ये हो गया कितना 1.86। तो यहां से अगर हम टी एफ को निकालने के लिए जाए तो इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1.86, यानी कि 0 में 1.86 को ऐड करोगे तो 1.86 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को तुम केल्विन में सॉल्व करोगे तो अगर केल्विन में सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या आता है 273 होता है, तो अगर हम इसी को केल्विन में सॉल्व करें तो 273 प्लस 1.86 यानी कि कितना हो जाएगा 274.86 केल्विन। तो यहाँ पर भी सीधा सा बात है 273 ऐड कर देगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा, जैसे सॉल्व करो दोनों तरीके से आता है, ठीक है। तो मतलब क्या चीज हुआ कि अगर आप यूरिया को, ठीक है, मतलब आप यूरिया का 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को पानी में अगर आप डालते हो तो आप पानी जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, वो 1.86 डिग्री सेल्सियस पे आप फ्रीज करेगा, क्योंकि उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका 1.86 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हमको नजर आ रहा है, कि इसलिए गड़बड़ नजर आ रहा है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटना चाहिए, पर यहाँ पर 0 डिग्री से घट करके 0 से नीचे जाना था, बढ़ गया, और कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे कहीं, अब कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं तो उसको सॉल्व भी करते हैं, ये उधर गया तो ये इधर आया, तो प्लस की जगह माइनस होना था, हम यहाँ पे गलती की, तभी कॉन्सेप्ट से मैच नहीं किया, फिर बोलोगे कि सर नहीं आता है, नहीं आता है भाई, थोड़ा सा प्लस माइनस का चक्कर हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ हो गया सर 0 माइनस 1.86, तो 0 माइनस 1.86 मतलब कितना हो गया सर 1.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ पिघलता, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा पानी, वो पानी जो अब कन्वर्ट होगा वो माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसी को तुम डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस कर लेना, तो 1.86 को अगर हम घटाएंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, और 273 से 1.86 घटाएंगे तो ये 271.14 केल्विन हो जाएगा। अब मैच कर लो कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होकर के माइनस 1.86 हो गया, यानी कि जो 273 केल्विन पे पानी को बर्फ में कन्वर्ट हो जाना था, अब वो पानी जो बर्फ में है वो 273 केल्विन पे नहीं होकर के 271.14 केल्विन पे बर्फ में आराम से कन्वर्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या चाहिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज 100.26 डिग्री सेल्सियस। मतलब करने का क्या है कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है कोई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100.26 है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कितना हो गया सर 100.26। अच्छा एक बात बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम ले तो प्योर सॉल्वेंट चूंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी निकाल ले तो सीधी सी बात है कि बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो 100.26 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.26 डिग्री सेल्सियस। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू माइनस में सेम होता है, पहले क्लास में समझा दे, जाकर के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, मतलब सर इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना मतलब क्या चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो टीएफ हमको निकालना। अच्छा टी नॉट एफ का वैल्यू आपको भी पता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये भी जानते हैं कि सर मेरा जो एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये हमको क्या बोलता है कि बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे, तो यहाँ 0 माइनस एक्स होगा। अब ये लिखो नहीं लिखो बात वही है, जो कि बाद में हमको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब गौर करो कि सर बॉइलिंग पॉइंट एक्वा सॉल्यूशन का दिया हुआ 100.26, तो चूंकि बॉइलिंग पॉइंट हमको दिया हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या चाहिए होता था, तो ये होता था सर डेल्टा टीपी बराबर केबी इंटू मोलारिटी। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट का आपसे पूछ रहा है तो हमको टीएफ बोलेगा, तो ये क्या होता है सर केएफ इंटू मोलारिटी। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं।
अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखोगे कि मोलरिटी से मेरा मोलरिटी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते थे कि 1 को 2 से हम डिवाइड करते थे, तो क्या आया मेरे पास डेल्टा टीवी बाई डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा केबी बाई केएफ। ठीक है, अब ये केबी बाई केएफ हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको सारा चीज एक जगह पे ही नजर आए। अब देखो डेल्टा टीवी का वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, कितना था मेरे पास, तो 0.26 आ रहा था। ठीक है, अब डेल्टा टीएफ के बारे में बात करें तो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या चाहिए होता है सर, डेल्टा टीएफ करने का मतलब होता है कि 0 माइनस या सिंपली इसको हमें काम करना डेल्टा टीएफ ही रहेगा, बाद में देखेंगे। फिर देखो केबी के बारे में बात करें तो पानी का केबी हम बोले थे केबी और केएफ याद रख लेने के लिए, तो पानी के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0.52, इसका वैल्यू कितना होता था, ये होता था 1.86, अभी समझाए थे। अब बस इतना कोई को आपको सॉल्व करना है, इतना कोई को जितना आराम से आप काट छाट कर लोगे आराम से हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, जो कि 26 दूना 52 कटता हुआ नजर आ रहा है। इसको भी अगर हम कर ले तो ये भी हो जाएगा 100, ये 100 से ये 100 गया, 26 दूना 52 यहाँ से कट गया। ठीक है, अच्छा अगर हमको डेल्टा टीएफ निकालना है तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा 1.86 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 1.86 डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो 1.86 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, तो डेल्टा टीएफ बराबर हो गया 9 दूना 18 0.93। अब यहाँ पर देखो जो डेल्टा टीएफ है वो आ गया मेरे पास 0.93। अब एक चीज यहाँ पर गौर करना, क्या हमको डेल्टा टीएफ निकालना था या फिर हमको सीधी सी बात है डेल्टा टीएफ के जगह पे हमको निकालना था टीएफ। तो एक काम करो, यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए या टीएफ का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। टीएफ बराबर क्या बोले थे, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, तो बड़ा क्या चाहिए था टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू हो गया 0.93। अब यहाँ पे मेरे पास निकालना क्या चाहिए, तो सर निकालना है टीएफ, तो इसको उधर भेजो इसको इधर भेजो, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीएफ नॉट माइनस 0.93, यानी कि 0 माइनस 0.93, तो 0 में से 0.93 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अच्छा कट रहा है, इधर लिख देते हैं, ये हो गया माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ भी कट रहा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत कटने लगा है आजकल। देखो ये हो गया मेरा कितना टीएफ का वैल्यू, टीएफ का वैल्यू हो गया माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। सीधा सीधा यहीं पे 0 माइनस एक्स में बिठा देते हैं, इतना माथा पीछे नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और एक न्यूमेरिकल कर देते हैं ताकि ये पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा आपका ये आज का टॉपिक। जितना टाइप का पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकता है वो सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन क्या चाहिए, 5% ऑफ केन शुगर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। मतलब क्या 5% आपको केन शुगर का मास दिया हुआ, 5% केन शुगर का आपका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, उसका वैल्यू है 271 केल्विन। आपसे बोला गया कि 5% ग्लूकोज का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। अगर प्योर वाटर का आपका अगर बात करें फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 271.15 केल्विन एंड 271 नहीं होगा 273 होगा, गलत दिखाया है, 273.15 केल्विन एंड केएफ दिया हुआ है 1.86 केल्विन कैसे पर मोल। ठीक है, और ये सोच रही पानी घट कैसे गया मेरा मिला है, चलो कोई बात नहीं। आगे अब सीधी सी बात है कि क्या दिया हुआ है वो हमको पता है, क्या निकालना है वो हमको पता है। पहले केन शुगर को, दो केस है, एक है केन शुगर का और एक है ग्लूकोज का। तो पहले केन शुगर पे बात करते हैं। केन शुगर में क्या बोला, 5% ऑफ केन शुगर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 ग्राम। अच्छा 5% ऑफ केन शुगर, जो कि W बाय W का बात कर रहा मीन्स 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या कि सर 5% केन शुगर का मतलब क्या चाहिए, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज वाला कहानी अगर भूल गए हो तो पहले जाकर के मेरा पुराना वाला वीडियो को देखो, जहां पर परसेंटेज कंपोजिशन बहुत अच्छे से करवाया है न्यूमेरिकल के साथ, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि परसेंटेज का चक्कर लगातार पढ़ते रहेगा इस वाले चैप्टर में, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सर 5% ऑफ केन शुगर मींस 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला, 5% ऑफ केन शुगर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। मतलब जो यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन।
तो इससे जितना चीज पता चला चलो उसे निकालते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी गुना 1000 बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, अच्छा डेल्टा टी एफ के बारे में हमको क्या पता था, ये होता है सर मेरा क्या, टी एफ माइनस टी एफ, सॉरी टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है ना तो हमेशा गड़बड़ होगा कि पहले नॉट था कि बाद में था, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ याद रखना, डिक्रीज करता है बाद में। अब यहाँ पर के एफ का वैल्यू याद करने बोले थे कितना था, तो 1.86 था। वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में हमको पता करना है, देखो 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर, तो साफ साफ वेट कितना दिया हुआ है 5। बाय मोलर मास कैन शुगर का याद करने के लिए बोले थे पहले भी 342 होता है, तो 342 इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, 100 ग्राम जो यहाँ पर है ये सॉल्यूशन का वेट है, तो आपको सॉल्यूशन का वेट है पता, सॉल्यूट का वेट है पता, तो सॉल्वेंट का घटा के निकाल लो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 95। अच्छा अब यहाँ पर हम देखें तो सर टी एफ नॉट कितना था, 0 था, माइनस टी एफ का वैल्यू अगर हम चेक करें तो माइनस टी एफ का वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये सॉल्व कर दो 273.15, माइनस अगर हम टी एफ का वैल्यू देखें तो टी एफ कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 271, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 271, बाकी सारा का सारा टर्म का सही लिख देते हैं ताकि बाद में काटने में आसान हो जाएगा। अभी इसको गुना भागा मत करना नहीं तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। ये हो गया 95। अब इतना को अगर हम घटा लेते हैं तो ये जो हम घटाएं तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया 2.15 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 5/342 इंटू 1000/95। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को याद रखना, क्यों इक्वेशन 1 को याद रखना, चूंकि ग्लूकोज में कंपेयर करने में आसान होगा। ये सर ग्लूकोज का जो एक लाइन बोला वो एक लाइन से हमको आधा पेज का डाटा निकाल लिए। एक लाइन में देखो कितना पावर होता है, एक लाइन से आधा पेज, अब वही एक लाइन से और आधा पेज निकलना है। क्यों, चूंकि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। अब 5% ग्लूकोज का हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो अगर 5% ग्लूकोज का हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो चलो निकालते हैं 5% ग्लूकोज का भी फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मिटा देते हैं, फिर से वही बात हो गया कि सर अगर हम 5% ग्लूकोज के बारे में बात करें तो 5% ग्लूकोज करने का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इक्वेशन 1 को यहाँ पर अभी रहने देते हैं ताकि कंपैरिजन करने में आसान। ठीक, देखो तो ये हो गया मेरा सर इक्वेशन 1 वाला कहानी। अब आ जाओ यहाँ पर ग्लूकोज का कहानी खत्म, तो ग्लूकोज के बाद अगला ग्लूकोज का कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो है ग्लूकोज में बोला था क्या 5% ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या हुआ सर 5% ऑफ ग्लूकोज मीन्स 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब फिर से वही दिमाग चला लो, मेरे पास क्या था सर डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, अब जो जो डाटा दिया उसको पुट कर देते। हमें यहाँ पर बोला था क्या कि यहाँ पर सर 5% ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इस पर डेल्टा टी एफ का नीचे में सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर जीरो लगा चक्कर पड़ेगा, तो जीरो लगा चक्कर से ज्यादा बढ़िया कि इसको डेल्टा टी एफ के रूप में ही इसको यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर के एफ का वैल्यू के बारे में बात करें तो वही वाला के एफ का वैल्यू आ जाएगा फिर से 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 5। ग्लूकोज का कैसे होता है, तो ग्लूकोज का होता है 180, सुक्रोज का और ग्लूकोज का यूरिया का ये सारा का बहुत ज्यादा यूज होगा, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा करके रख लेना। ठीक है, N2000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो सर 100 ग्राम था सॉल्यूशन, सॉल्यूट का पता है, सॉल्वेंट घटाएंगे आ जाएगा 95। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब एक काम कर लो 2 और 1 को डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 को 1 से अगर हम डिवाइड करें तो इक्वेशन 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 2 मेरा हो गया डेल्टा टी एफ बाई, नीचे में कितना आया था वैल्यू, तो नीचे में आया था 2.15। ठीक है, इधर कितना हो गया 1.86 इंटू 5/180 इंटू 1000/95। ठीक है, तो इसको अच्छा से लिख दो 5/180 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो उस वाले में डाटा कितना कितना था, तो वहाँ था 1.86 इंटू 5/342 इंटू 1000/95, वहाँ पर भी सेम वही डाटा था। अब यहाँ पर देखो जो कटता है 1095 1.86 यहाँ पे 5 से 5, ये 342 ऊपर चला जाएगा
342 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई 2.15 डिवाइड बाई 342 बाई 180। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसलिए उधर तरफ काटे नहीं तो उधर काट देता तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाता उधर भी और फिर इधर भी। तो ज्यादा बढ़िया कि मत काटो, काटना जरूरी थोड़ी होता है लाइफ में, बिना काटे भी तो अगर देखो। तो अब इतना को सॉल्व अगर हम करें तो इतना अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा टी एफ यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ निकालोगे तो 4.085 आ रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन लिख देते हैं। ठीक है, देखो अब कैलकुलेशन यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा टी एफ। अगर हम यहाँ निकालें तो जो मेरा डेल्टा टी एफ को कैलकुलेट करोगे तो 4.085 कैलोरी आएगा, 4.085 कैलोरी। तो ये 4.085 कैलोरी कर दी। अब बात आई कि क्या सर हमको चेंज मांगा था? नहीं, हमें मांगा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मांगा था, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या बताता कि सर टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू हो गया 4.085। तो यहाँ से सोल्यूशन का मतलब हो गया सर टी एफ हमसे मांगा जा रहा है। अब इधर उधर करना स्टार्ट करो तो टी एफ नॉट इधर आएगा, 4.85 इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस 4.085। तो ये हो गया सर टी एफ इज इक्वल। अब पानी का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो वो 273.15 होता है, ध्यान रख लेना। तो 273.15 एग्जैक्ट 4.085, 273.15 एग्जैक्ट नहीं लोगे तो 273 भी ले सकते हो। माइनस कर लो, इसका वैल्यू आएगा 269.06 कैलोरी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जो क्वेश्चन बोले हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर देना ताकि पता चले कि कितना कोई आज का टॉपिक समझ में है। ठीक है, धन्यवाद।